एग्जामिनेशन का हमारा वाइवा का रिकॉर्डेड सारे क्लास होते हैं तो वो रहेगा, तो हम वो भी दिखा सकते हैं, दैट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है ना, वो एक्सेप्टेबल होता है, राइट? यस मैम। तो मैम हम लोग का इंटरनल एग्जाम हो जाएगा, Yes, ma'am. फिर एक्सटर्नल कभी भी बीच में भी हो सकता है सेकंड सेम। एक्सटर्नल देखो ना, मैं अनिशा Maybe. ये बोल रही हूँ कि चांसेस कि ना हो, ठीक है ना, बट हम इसको डेफिनेट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि तो इसलिए हम इंटरनल ले लेते हैं। अगर वो इंटरनल के बेसिस पे प्रमोट करेंगे तो हमारे पास सब कुछ हमारी फॉर्मेलिटी की रहेगी, वी कैन फॉरवर्ड आवर मार्क्स एंड एवरीथिंग टू देम, तो वही आपका हो जाएगा आधार आपके दूसरे सेमेस्टर में Yes, जाने ma'am. का। और अगर हुआ तो तुम लोगों की तो तैयारी होगी ही, हम लोग 15 दिन तुम्हें फिर से पढ़ा देंगे वही सब चीज जो पढ़ाया है अभी, ठीक है? यस सारे टीचर्स तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन के नाम पे, है ना? यस मैम। यस मैम। लेकिन इसी महीने होगा आपका Yes, एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, एकेयू का, बीसीए बीबीए सबों का एग्जाम इसी महीने है, तो आप लोग प्लीज अपनी तैयारी अब वैसे शुरू कर दें, ठीक इस है? महीने एग्जामिनेशन यस मैम। लास्ट मई में, जून से आपका सेकंड सेम शुरू हो जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा नहीं मैम 24 या 25 से स्टार्ट होगा। क्या एग्जाम यस मैम। डेट्स अभी नहीं फिक्स हुए हैं माही, डेट्स फिक्स होने तो फिर वो आपको मिल जाएगा नोटिस। डेट्स नहीं फिक्स हुए, मैंने आपको अनाउंस कर दिया है, क्योंकि आपके इस पे अगर किसी के पास ऑफिशियल आईडी नहीं है तो प्लीज आप अभी सिंटू सर से, जितेंद्र सर से बात करवा करके बनवा लें, क्योंकि फिर वही आईडी से आप अपना लॉगिन कर सकेंगे और आंसर दे सकेंगे। और पासवर्ड कहीं लिख के रख लो, ठीक है ना, क्योंकि पासवर्ड फिर भूल जाओगे तो दिक्कत होगा लॉगिन करने में। सारा एग्जाम में वही गूगल फॉर्म में वही पासवर्ड आईडी से एंटर करके देना है, राइट? तो अगर आपका नहीं बना है तो आप प्लीज Yes, बनवा लीजिए, Yes, एग्जामिनेशन में ma'am. आपको दिक्कत हो सकता है नहीं तो। मैम ऑफिशियल आईडी क्या होता है? जो भी सेमेज का आईडी मिला होगा आप अरे लोगों वो को, भेजा गया था ग्रुप में बहुत दिन अरे वो ग्रुप में था। हमको नहीं मिला मैम। अगर किसी का, हाँ तो ID आप सिंटू सर से बात करिए, वो मैं नहीं बनाऊंगी, वो सिंटू सर बनाएंगे, सिंटू जितेंद्र सर सर बनाएंगे। बस आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन कि आपके पास वो नोटिस गया होगा आपके ग्रुप में, ठीक है ना? तो आया। ग्रुप Yes, ma'am. समझिए, पढ़िए, और सिंटू सर से, अगले जितेंद्र वीक सर से जो आईटी के सपोर्ट है उनसे आप एक बार हेल्प लीजिए और अपना काम दुरुस्त कर लीजिए, उधर से भी और इधर से भी, यानी सब्जेक्ट की पढ़ाई भी कर लीजिए और वो सब भी करके रखिए, ताकि एग्जाम का जब भी डेट आए आप आराम से दे दीजिए, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। अब यस मैम। अब स्टार्ट करते हैं कंट्रोल, ठीक है? तो हम लोगों ने ये सब कर लिया था टाइप्स, हाँ ठीक है। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कंट्रोल एंड फिजिकल वर्सेस फाइनेंशियल कंट्रोल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया था क्या? नो मैम, वहाँ से बाद में No, था। ma'am. मैम नहीं हुआ था। ओके, यहीं से ओके, मैं बताती दोबारा हूँ, ठीक है, मैं बताती हूँ। डायरेक्ट कंट्रोल क्या होता है? जिन चीजों को आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो, जैसे बजट को, क्वालिटी को, कॉस्ट को, और ऑर्गेनाइजेशन के जो हाइजीन है, या फिर इन सब चीजों को आप कैसे कर सकते हो? डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना? अपने बेंचमार्क से कंपैरिजन करके प्रोडक्ट की क्वालिटी को, कि वो बेंचमार्क के एज पर द बेंचमार्क है या नहीं है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर वो डेविएटेड है तो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, कि जहां आपने जिस तरीके का खर्चा करने का प्रावधान किया था वो वैसे ही हो रहा है, या कहीं पे ज्यादा या कम हो रहा है, तो वो इनडायरेक्ट कंट्रोल, वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली आपको ऐसे इंड्यूस करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, ताकि वो कंट्रोल रहे। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना? आपको वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। आपकी जो पॉलिसीज है, आपके जो गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन, वो ऐसे होने चाहिए और यूनिफॉर्म होने चाहिए, ताकि वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को कंट्रोल करके रख सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी और एम्प्लॉय की, सपोज करो कि आज उनका काम करने का मन नहीं है, तो किसी और एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी को तुम कंट्रोल कर सकते हो, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट? है ना? यस मैम। हाँ, तो आप डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, आप उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कि वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे चाहते हैं, वो कैसे पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशंस, ठीक है ना? मोटिवेशन, उसके बाद लीडरशिप, उसके बाद जो दूसरे भी जो भी थियोरीज है, इनको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म प्लान, यूनिफॉर्म पॉलिसीज, ये सब अगर सुनिश्चित रहेगा तो क्या होगा कि आपके इनडायरेक्ट कंट्रोल भी अच्छे से, आप उन सब चीजों को भी ठीक से कंट्रोल कर पाओगे जिन पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल
नहीं है। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब हम लोग उसके बाद, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल के बारे में हमने बात किया। अब फिनेंशियल एंड फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल का मतलब क्या हो गया? फिजिकल कंट्रोल जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी होती है किसी भी चीज का, उसके ऊपर जब हम कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, यानी जो फिजिकल फॉर्म में है और उनके ऊपर जो हम एक्सरसाइज कंट्रोल करते हैं उसको हम फिजिकल कंट्रोल करते हैं। जो भी हमारा स्टैंडर्ड है या फिर आज पर आवर पर मैन जो भी हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा स्टैंडर्ड सेट है, क्या हम उस स्टैंडर्ड को मैच कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं तो हम उसको कंट्रोल करके, उसको हम रेगुलेट करके मैच कराने की कोशिश कर सकेंगे। ये फिजिकल कंट्रोल होगा। और फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है? जहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, जैसे कि पर यूनिट प्राइस आपका कितना होना चाहिए या फिर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, उसको जब हम कंट्रोल करते हैं तो हम उसको फिनेंशियल कंट्रोल करते हैं। नॉर्मली फिनेंशियल कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एंड फिनेंशियल दोनों कंट्रोल को कंबाइन करके किया जाता है। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके किया जाता है, क्योंकि आप फिजिकल कंट्रोल जब तक नहीं करिएगा तब तक बहुत ज्यादा फिनेंशियल कंट्रोल को भी नहीं आप बोल सकते कि ये ठीक है, ये कंप्लीट है। क्योंकि सिर्फ पैसे को कंट्रोल करना इज नॉट फिनेंशियल कंट्रोल। आपका जो पैसा जहां जहां खर्चा हो रहा है, ठीक है ना, मान लो आउट रिसोर्सेज खरीदने में, मशीन खरीदने में, बिजली बिल भरने में, तो जब हम उन सब चीजों को भी कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं फिनेंशियल कंट्रोल कंप्लीटली होगा, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम आते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस पे। मैम हाँ बोलो। मैम एक्चुअली रिद्धिमा वेटिंग पे है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब प्रोसेस में आते हैं। क्या है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग? नॉर्मली जो स्टेप्स होता है कंट्रोलिंग में, उनको 5 मैंने पहले ही कहा था कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप इनको 5 में रखिए, 6 में रखिए या 4 में खत्म कर दीजिए। दिस इज अप टू यू कि आप कैसे जाते हैं। हाँ, सीक्वेंस का एक फ्लो होना चाहिए और उसी फ्लो में वो सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है फिक्सिंग स्टैंडर्ड। चलो डायग्राम पे ले चलती हूँ, डायग्राम से समझ लेना। ये सबसे पहला क्या है? फिक्सिंग या सेटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब क्या हुआ? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन इट? नहीं समझ में आया? सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, इसका क्या मतलब हुआ? मैम क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करना। और कुछ? टारगेट ठीक है, और कुछ? वेरी गुड। और कुछ? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का मतलब है टारगेट भी हो सकता है, बिल्कुल सही। आपका क्या है, क्या चीज आपको अचीव करना है, ठीक है ना, आप क्या चाहते हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड हो सकता है, मतलब हम अलग अलग एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे अभी अभिनव ने बताया कि टारगेट को सेट करके हम एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे किसी पर हेड हम बोल दे कि आपको 30 यूनिट बेचने हैं या 60 यूनिट आपको सेल करना है या फिर कुछ भी, ठीक है ना, इतने कस्टमर्स को आपको अट्रैक्ट करना है। एक हमने उसको स्टैंडर्ड दे दिया, ठीक है ना। अभी दूसरे तरीके से आए तो हम पर डे हमको इतना यूनिट प्रोड्यूस करना है। समझ में आया? ये भी एक स्टैंडर्ड हो सकता है। तो आपका जो, या फिर हमको इस क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, क्वालिटी आप सेट कर सकते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहते हैं कि ये तो कम से कम चाहिए हमको, कम से कम हम इस स्टैंडर्ड सामान को या फिर सर्विसेज को डिलीवर करेंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या किया? सबसे पहला स्टेज होता है कंट्रोलिंग में, यू सेट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आप अपने लिए एक गोल तय करिए। जैसे आपका मान लीजिए कि आपका एक स्टैंडर्ड अभी आप लोग अपने लिए सेट कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन में 80% लाना आपका अपना क्या है, आपका टारगेट है ना, आपका गोल है, ठीक है, टारगेट है। तो वो भी एक स्टैंडर्ड हो सकता है। नाउ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअली कितना आया इंटरनल में? 80% हो रहा था तो 75% आया, 70% आया, 82% आया, 85% आया। नाउ व्हाट यू डिड, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ये जो आपने आपका एक्चुअल आया, और हो सकता है आपने 80% सोचा था और आपको 80% ही आया, दैट मीन्स व्हाट? डिजायर्ड गोल इज इक्वल टू एक्चुअल जो गोल। स्टैंडर्ड हम लोग फिक्स किए थे अचीव किया achieve हो आपने, गया। कुछ भी डेविएट नहीं हुआ। लेकिन अगर Yes. वो 60% आया, 70% आया तो डेविएशन हुआ। नाउ यू हैव Yes, टू Yes, मेजर,
ठीक है, Yes, कि ma'am. एक्चुअल परफॉर्मेंस करने के बाद यू विल कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड Desired परफॉर्मेंस एंड फाइंड आउट द performance. डेविएशन कि कितना डेविएट हो गए, कितना हम पीछे रह गए या हम आगे बढ़ गए, या आपको क्या करना पड़ेगा, पता Correct करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। Find out करना डेविएशन पड़ेगा। फाइंड आउट करना पड़ेगा, अभी करेक्ट नहीं करना पड़ेगा, जाएंगे करेक्ट तो लास्ट में आएगा, ठीक है ना। अभी आप क्या करेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैं बोल रहा हूँ कि तुमने अभी आपके टारगेट में ठीक है कि आपने अगर 80 की जगह 85 अचीव कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये नुकसानदायक भी होता है, ठीक है ना। Yes. जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि नॉर्मली हम समझते हैं क्या कि अगर हम ज्यादा रहें तो अच्छा है, ठीक है ना। जो गोल सेट है वो उतना अचीव किया तो ओके, उससे नीचे रहे तो ठीक है, अलार्मिंग सिचुएशन हमको, और कैसे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा वो हमको देखना पड़ेगा, और हमको इम्प्रूव करके अपने आप को हाँ उस सेट स्टैंडर्ड तक लेके जाना है। लेकिन नॉर्मली हम समझते हैं कि सेट स्टैंडर्ड के ऊपर रहना इस अच्छी बात, हमेशा अच्छी बात है ना। Yes, ma'am. Yes, नहीं, ma'am, but अच्छी बात हमेसा अच्छी बात नहीं है ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अच्छा नहीं होता है वो, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन यस ऑलवेज अगर आप अपने सेट पर या फिर जो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, आप सेट स्टैंडर्ड छोड़ दीजिए, जो भी एक स्टैंडर्ड है उसको आप क्रॉस कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। जैसे कि कोई एग्जांपल दो, कहाँ मैम पे अगर कोई अच्छे, प्रोडक्ट का डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग कर ले, वहां अगर ज्यादा हो तो ओवर प्रोडक्शन शाबाश, होगी। ठीक है। अगर हमारा डिमांड है, हमारा जो मार्केट डिमांड है वो अगर 50 यूनिट का ही है और हम स्टैंडर्ड था हमारा 50 यूनिट प्रोड्यूस करने का, 60 तक किया तो चलेगा, लेकिन 100 कर लिया तो अब हो गया ओवर इन्वेंट्री प्रोडक्शन। लॉकअप, हो गया ओवर प्रोडक्शन, Yes. हो गया वो दाम ये पे भी हो खपाना सकता है पड़ेगा मैम, डिमांड सामान से को। ज्यादा अगर हम लोग सप्लाई कर देते हैं तो सामान को दिक्कत। किसी तरह खपाना पड़ेगा, है ना, कम करना पड़ेगा रेट Yes, को, yes. तब हम उसको बेच सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया, और भी एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि मान लो कि रेलवे में या फिर एयरलाइंस में समय टाइम शेड्यूल्ड होता है, फिक्स होता है, Yes, ma'am. ठीक है। अगर आपको उस टाइम पे जाना था, मान लो कि आप इतने किलोमीटर के गति के हिसाब से चलते हैं तो आप 24 घंटे में दिल्ली से पटना या फिर 15 घंटे में दिल्ली से पटना पहुंच जाते हैं। अब जिस गाड़ी को 15 घंटे में पहुंचना था, उसका शेड्यूल टाइम है 7:15 का, वो पहुंच जाए 6:30 में ही, तो दिक्कत है, क्योंकि 6:30 बजे उस Yes, रूट ma'am. पे उस पे कोई दूसरी गाड़ी हो सकती है, ठीक है ना, Yes, ma'am. कोलिजन का केसेस हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है, राइट, है ना। Yes, ma'am. स्टेशन Yes, पे ma'am. आके भी Yes. आपको कहीं और Yes, होल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक जो आपका स्टैंडर्ड दिया गया उसको ही आप फॉलो करिए, ज्यादा अच्छी बात है। यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट, यू कैन अवॉइड ट्रैफिक कंजेशन। सिमिलरली इन एयरलाइंस कई बार उनका भी एक शेड्यूलिंग होता है कि इसी एक ही रनवे से, एक ही रूट से बहुत सारे फ्लाइट्स उड़ाने पड़ती है, तो कहीं कुछ कोलिजन ना हो, कहीं कुछ ट्रैफिक उनको कंजेस्टेड ना मिले, या फिर एक ही रनवे पे दो गाड़ी एक साथ अगर आ ही जाएगी तो फिर वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि ऑलवेज रिमेनिंग अहेड ऑफ योर टारगेट, ये बहुत अच्छी बात है, हाँ बहुत जगह अच्छी बात है, सेल्स के लिए अच्छी बात है, ठीक है ना, एग्जामिनेशंस के लिए अच्छी बात है। और मुझे याद है एग्जामिनेशंस के लिए भी ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड के भाई का हिंदी में 100 में 101 नंबर आ गया था। वो एक नंबर कम कराने के लिए कितने साल दौड़ता रहा, बोर्ड क्या है, बोर्ड की क्या बोर्ड ऑफिस, वो आई डोंट नो, ठीक है ना। तो ये अहेड रहना ना 100 तक ठीक है, लेकिन 101 में ना अगेन प्रॉब्लम, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है, इसीलिए ऊपर नहीं जाइए, ठीक है ना। जो आपका एक है, अगर 60% है, 70% है, 80% है, 100% है, वहीं तक रहिए। उसको क्रॉस कर लिया तो फिर कम कराने के लिए जुगत लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। सही है। वो तो मैम डिजायर्ड से भी ऊपर हो गया। एक्चुअल से ऊपर हो गया यार, एक्चुअल 100 से ऊपर नहीं Yes, जा ma'am. सकता, वो उसके भी ऊपर हो गया। डिजायर तो Hmm. कोई इतना करता ही नहीं है कि हमें 100% आ जाएगा मार्क्स, मुझे नहीं लगता कोई करता होगा, जिनको आता है वो भी नहीं कभी करते होंगे, ठीक है ना। चलो, तो अभी मैंने आपको बता दिया, यानी कि अब डेविएशन कैसे कैसे हो सकते हैं। आप अपने स्टैंडर्ड से, यहाँ है ये भी डेविएशन है, और यहाँ है पीछे है ये भी क्या है, ये भी डेविएशन है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डेविएशन, Deviation. ये deviation कितना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी हमने क्या किया, सबसे पहला अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया था, उसको मेजर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, यानी जो हमें मिला उसके साथ हमने किया,
थर्ड स्टेप पे हमने कंपेयर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड के साथ, एंड नाउ वी कम टू नो व्हाट आर द डेविएशंस, कहाँ पे क्या कितना भटक गए या कितना डेविएट हो गए, कहाँ पीछे रह गए या कहाँ आगे बढ़ गए, उन सबको क्या करना पड़ेगा, उन सबको एनालाइज करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे अगेन आपको समझाऊंगी कि एनालाइजिंग, नॉर्मली जब भी आप कंट्रोल करते हो, करेक्टिव एक्शंस या मेजर्स लेते हो, तो दैट शुड बी ऑन टाइम, है ना, समय पर, निश्चित समय पर वो करेक्टिव एक्शंस आपको ले लेना चाहिए, ताकि समय रहते ही सुधारा जा सके। बोलते ना एक एंड अ स्टिच ऑन टाइम सेव्स 9, सुना है आप लोगों ने ये प्रोवर्ब? नहीं सुना है? स्टिच ऑन स्टिच ऑन टाइम सेव्स 9। चलिए मैं बता देती हूँ। मतलब कि जब हमारे कपड़ों में, मैं आपको ऐसे अभी ये अर्थ बता रही हूँ, फिर मैं दूसरा जो एक्चुअल इसका अर्थ है वो बताऊंगी। इस प्रोवर्ब का मतलब बताती हूँ। कपड़ों में कभी होता है ना, कहीं कुछ छोटा सा लग गया, फट गया, थोड़ा सा, Yes, जस्ट ma'am. लिटिल बिट, ठीक है ना, अगर हमने उसको उसी समय सिल दिया तो क्या हुआ, हम बहुत बड़े होल को होने से बचा सकते, नहीं तो दूसरी बार वो कहीं फंसेगा और बहुत बड़ा छेद हो जाएगा, या फिर हम पेन घुसा घुसा के उसको इतना बड़ा होल कर देंगे, ठीक है ना, खाली कुछ नहीं समझ में आएगा, उसी में पेन डालते रहेंगे, कुछ भी करेंगे वो और ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। अभी आपको इतना ही सा फटा था कपड़ा, आपने उसको रफू करा दिया, स्टिच कर दिया, आपने क्या किया, फर्दर जो होने वाले लॉसेस थे उसको रोक लिया, ठीक है ना, तो बचा लिया। टाइम पे किया तो ठीक है ना, बचा लिया। तो आपके बॉडी में भी कोई प्रॉब्लम हुई, कोई बुखार हुआ, कोई सिम्टम हुआ, आपने उसका इमीडिएट इलाज करना शुरू कर दिया, आप ठीक हो गए। लेट करते गए, अभी तो पूछो ही मत, अभी तो ये एग्जाम्पल लो ही मत, एग्जाम्पल भी अपने आप में बहुत भयानक है, ठीक है, तो बहुत खराब स्थिति हो जाती है। तो दिस इज व्हाट कि टाइमली होना चाहिए, लेकिन हम टाइम फ्रेम के अंदर एक करेक्टिव मेजर्स लेंगे तो फर्दर हम कंट्रोल कर सकते हैं डेविएशंस को, फर्दर हम ज्यादा नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमने आपको कहा एनालाइजिंग डेविएशंस, यहाँ पे आपको मैं कहूंगी कि यहाँ पे हड़बड़ी मत करिए, ठीक है ना, आप आगे के सारे स्टेप्स ठीक है आप टाइम रहते हुए करिए, पहले भी आपने बहुत सावधानी से काम शुरू किया था और थोड़ा बहुत डेविएशन है या ज्यादा है, now this time you have to stop and you have to find out the actual reason, ठीक है ना, the root cause of that particular problem जिसकी वजह से डेविएशन हुआ। क्योंकि जब तक आप वो रूट कॉज नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे और आप इलाज करेंगे तो हो सकता है कि बीमारी कोई और है और इलाज किसी और चीज का हो रहा है, तो एक दूसरी बीमारी को भी आप पैदा कर सकते हैं, है ना। किडनी में प्रॉब्लम Yes, है, ma'am. हार्ट का इलाज हो रहा है, हार्ट तो मेरा ठीक था, अब हार्ट भी गड़बड़ा जाएगा, किडनी तो पहले से खराब, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा रुकिए, यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करिए, यहाँ पे एक्चुअल रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि क्यों हुआ ये गलती, ठीक है ना, क्यों हुआ ये डेविएशन। अगर आप यहाँ पे एक्चुअल रीजन को फाइंड आउट कर लेंगे, तब जब आप दवाई करेंगे या तब जब आप उसको दूसरा करेक्टिव मेजर्स लेंगे उसको ठीक करने के लिए, वो ऑब्वियसली बहुत इफेक्टिव होगा और वापस से आपको डेविएशंस नहीं झेलने पड़ेंगे, है ना। Yes, तो इसीलिए Yes, कहा ma'am. कि कहीं भी देखो, जब हम डेविएशन, जब हमको वापस से करेक्टिव एक्शन लेना है तो पहले रुको, देखो कि वेयर वाज द मिस्टेक कमिटेड। हाँ, और यस, जो लोग इन्वॉल्व है वो पूरे प्रोसेस में वो आसानी से पिक कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे होने का चांसेस हो सकता था, चलो एक बार वहां जाके देखते हैं, वहां तो गलती नहीं हुई थी, है ना। तो जो लगे हुए, जो लोग इस प्रोसेस में शुरू से अंत तक लगे हुए हैं, उनको ही ये इसको करेक्शन लेने का भी उन्हीं को देना चाहिए कि आप भी कोई करेक्टिव मेजर्स लीजिए और उसको ठीक करिए। तो यहाँ पर इस स्टेप पर काफी ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अब तक तो जो हो गया वो हो गया, आगे कुछ कोई बोल रहा था क्या? छोड़िए मैम, आया और गया। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे और यहाँ पे आप रियल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करिएगा, तो फिर आप क्या करिएगा, नेक्स्ट टाइम जब आप स्टेप लीजिएगा उस काम को, उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, तो आपका कोई गलती ना हो ऐसा ज्यादा चांसेस रहेगा। हड़बड़ी में अगर आप करेक्टिव मेजर भी लीजिएगा तो हड़बड़ी में तो पता है मुझे क्या होता है, इससे कनेक्टेड होता है मोबाइल और मुझे आवाज नहीं आ रही, तो मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है, आवाज क्यों नहीं आ रही है, आवाज कैसे आएगी, मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है, ये हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करना है, इस पॉइंट पे हड़बड़ी नहीं करना है, क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यहाँ के बाद क्या होगा,
एडी क्या हुआ? गेट मत खोलो। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? तो अब आपको जब पता चल गया है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे गलती, कहाँ पे डेविएशन हुआ, म्यूट कर लो जहाँ से आवाज आ रही है। रिकॉर्ड कर ली तुझसे क्या? कौन तेरा कर रहा है आवाज? प्रत्यय कहाँ से आवाज आ रही है? जस्ट उनको बोलो कि म्यूट प्रत्यय कर ले। प्रकाश मैम, उसी का माइक अनम्यूट है। प्रत्यय म्यूट कर लो। नो मैम, नहीं मैम, सूरज था। प्रकाश से आवाज ही नहीं जा सकता है। शांत मैम जगह पे सूरज बैठिए क्या? यार। सूरज म्यूट क्या करो, है? जहां से भी म्यूट प्रॉब्लम सूरज हो से रहा है नहीं वो था। अपने आप को म्यूट कर ले, ठीक है ना? यस क्लास मेरा डिस्टर्ब हो रहा है मैम और हमेशा कोई- मैम ऑन म्यूट ही रहता है मैम, और ठीक है। कभी आवाज नहीं जाएगा, पता है हमको। ओके, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ क्या है, जब व्हेन यू फाइंड आउट द रीजन कि किस वजह से ये डेविएशन हुआ, किस वजह से हम लोग अपनी जगह से नहीं पहुंच पाए, गोल से पीछे रह गए या आगे बढ़ गए और हमको अभी फिर से रेक्टिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे? अब हम उस रीजन का क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शन से उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल प्रोसेस क्या होगा? खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वी आर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस की क्या क्या हमको यहाँ पे करना है, यहाँ पे सोचना है, यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे जो डिफेक्ट्स आपने, एरर के जो आपने फाइंड आउट किया, उसको आप अच्छे से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना? और फिर से एक बार रिपीट करके जहां से प्रॉब्लम है या जो प्रॉब्लम है उसको आप कर सकते हैं। और करेक्टिव एक्शंस करते समय आपको ये भी बात पता चलेगा, कुछ चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, तो ठीक है ना? वो मैं बताती हूँ क्या इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है आपको प्लान मॉडिफाई करना पड़े, आपका प्लान एरोनियस था और वो प्लान अचीवेबल नहीं था, ये हो सकता है। यस मैम। Yes, ma'am. हो सकता है जिस समय आपने स्टैंडर्ड अपने लिए सेट किया था, अपने लिए मार्क्स सेट किया था, तो आप कुछ भूल गए होंगे या आप अति उत्साह में आगे होंगे, किसी ने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया होगा और आपने 100% अपने लिए चुन लिया कि मुझे 90% से कम नहीं लाना। हो सकता है आप उतना ज्यादा अचीव नहीं कर सके, तो आपको गोल को रिवाइज करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि ड्यूटीज को रीअसाइन करना पड़े, जिनको जो काम दिया था वो गलत दे दिया हो, गलत डिवीजन ऑफ वर्क हो गया हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया हो, तो आपको इस ड्यूटी को भी अगेन से रीअसाइनमेंट करना पड़े। ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही रीजन हो कि आपने पढ़ाई नहीं की इसलिए आपके नंबर कम आ गए या आपके स्टैंडर्ड को आपने मैच नहीं किया। ये भी हो सकता है कि आपने गलत बुक्स को रेफर किया, ठीक है ना? पढ़ा तो बहुत ज्यादा लेकिन कुछ और ज्यादा पढ़ लिया और जो चीज एग्जामिनेशन में आने वाले थे उसको कम पढ़ा, ये भी तो हो सकता है ना? तो आपको मेथड्स, आपको सोर्सेज, आपको बुक्स, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? यस मैम। Ma'am. समझ में आया? ओके, यस मैम। Yes, ma'am. अभी हम चलते हैं इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं हम कंट्रोल को। एक लास्ट पॉइंट है, ये भी खत्म कर लेते हैं, तो लास्ट अगले दिन मुझे ये डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। नाउ फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस लेने से पहले हमको कौन कौन सी चीजों का ध्यान में रखना चाहिए? मैंने अभी आपको बोला, देखो सबसे पहला पॉइंट है करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन ओनली आफ्टर ए थॉरो एनालिसिस ऑफ कॉजेज ऑफ डेविएशंस। जो मैंने आपको बोला कि टाइम फ्रेम में करना है। हमको क्या फायदा, जब कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, चुप तो गई जब खेत पूरा क्या बात। यस मैम, ये कहावत अच्छा है। आ गया तब आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, तब आप जाल बिछाते हैं, तब आप फेंसिंग करते हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। आपको फेंसिंग कर लेना है जब तक कि आपके यहाँ खेत में कुछ बचा हुआ है ना, ताकि जो बचा है वो बचा रह जाए। लेकिन सबसे पहले जो डेविएशन से किस वजह से हुआ, ठीक है ना, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, क्या बाहर से कोई आकर के मेरे खेत को चुग रहा है या अंदर ही बहुत सारे चूहे हैं और आकर के चुग के चले जाते हैं, बहुत सारे पेस्ट लग गए हैं और हमारे क्रॉप्स को खराब कर रहे हैं, है ना? मैं एग्जांपल दे रही हूँ, Yes, ma'am. ठीक है ना? तो जो चीज है, पेस्ट है या कोई ऐसे बाहरी से कोई अटैक है, किसी जानवर, कोई जानवर आके हार्म कर रहा है या फिर जो भी प्रॉब्लम है, आपको फेंसिंग करने से पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस वजह से ये फसल का नुकसान हुआ और जिस वजह से नुकसान हुआ उसका इलाज करना है। तो यहाँ पे डेविएशंस को फाइंड आउट करना करेक्टिव एक्शन लेने से पहले बहुत जरूरी है। समझ में आया या और कुछ एग्जांपल्स देना पड़ेगा मुझे? आया ये समझ के? ठीक है। Yes, नेक्स्ट ma'am. है स्टैंडर्ड शुड बी रिवाइज।
अब अगर आपका स्टैंडर्ड, अगर आपका अल्टीमेट गोल यही बहुत ज्यादा ऊपर था, ठीक है ना, यही बहुत रेलिवेंट नहीं था, या फिर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था, बहुत इमेजिनरी था, एक्चुअल नहीं था, तो अब क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। समझ में आया? उस वापस से उस स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। हो सकता है प्रोसेस उसको को फिर ऊपर से नीचे करना करने की पड़ेगा। जरूरत है। Setup नहीं नहीं करना नहीं, पड़ेगा। प्रोसेस तो करेंगे बाद में, पहले तो स्टैंडर्ड रिवाइज करेंगे ना, कि अब अपना गोल हम कम या ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। यस हो सकता है हम बहुत जल्दी पहुंच गए हो, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमें सब ही बहुत ज्यादा लेट से मिला हो, 15 घंटे में पहुंचने वाली ट्रेन को 18 घंटे का या 20 घंटे का समय दे दिया गया, तो वो तो 15 घंटे में ही पहुंचेगी ना। तो अब अगली बार से उनका क्या करिए, Yes, टाइम ma'am. स्पान ही कम कर दीजिए, है ना, स्टैंडर्ड को रिवाइज कर दीजिए। उसके बाद है करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन ओनली बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर, यानी जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, पूरे के पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उन्हीं के द्वारा करेक्टिव एक्शंस लेना चाहिए। कोई और करेक्टिव एक्शंस लेगा तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगा, जितने टाइम में वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा उतने देर में तो प्रॉब्लम हो गया रहेगा, है ना। तो जो उस प्रोसेस में ma'am. ऑलरेडी इन्वॉल्व है उसी को करेक्टिव मेजर्स लेने का भी काम करना है। देन दी एक्शन शुड बी टेकन विदाउट लॉस ऑफ टाइम टू अवॉइड एनी फर्दर लॉस। ठीक है, अब क्या है, एक्शन बिल्कुल टाइमली लेना चाहिए, टाइम के अंदर लेना चाहिए, क्योंकि अगर लॉस होने के बाद लेंगे, जैसा मैंने अभी कहा, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन डेविएशंस को फाइंड आउट किए बिना लेंगे तो और नुकसान होगा। समझ में आया? इसलिए जो भी समय देना है वो पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने पर देना है। क्लियर? समय के अंतराल। क्या? हाँ, समय को मद्देनजर रखते हाँ हुए। यस बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद है पॉलिसीज प्रोसीजर्स समय पे काम करना। सकता है आपका, जैसे प्लान एरोनियस था, जैसे आपका गोल में कुछ एरर था, वैसे आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो है किसी और मेथड से इस काम को करते तो शायद वो बहुत अच्छे तरीके से होता। हमने जो शुरू किया ये मेथड ही खराब है, ठीक है ना। एक मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना, आवाज नहीं और आ रही। आपने Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन आपने कोई एक ऐसा मेथड चुना जिस मेथड के कारण क्या हो गया कि आप बीच में फंस गए, ठीक है ना। कोई दूसरा मेथड लिया होता तो शायद ज्यादा आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। तो मेथड को भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, राइट। पूरा का पूरा प्रोसेस भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। एंड देन करेक्टिव एक्शन शुड बी एक्सेप्टेबल बाय द पीपल इन्वॉल्व्ड इन इट। इसका मतलब होता है कि जो करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं आप, उसको लेने से पहले जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए कि हम इस बार जो एक्शन ले रहे हैं वो बिल्कुल सही जाएगा। क्योंकि अगर आपके मेथडोलॉजी पर उनका यकीन नहीं होगा तो उनके तरफ से जो पार्टिसिपेशन होगा उस काम में वो ना के बराबर होगा, ठीक है ना। फॉर द सेक ऑफ डूइंग दे विल डू दैट पर्टिकुलर। कॉन्फिडेंस जगाइए कि ये जो रास्ता है वो अभी बहुत सोच समझ के लिया गया रास्ता है, इस बार आप नहीं फेल करिएगा, ठीक है ना। इस बार हम अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। समझ में आया? तो उनको Yes, ma'am. कॉन्फिडेंस लेना बहुत जरूरी है। तो जो एक्सेप्टेबल हो वही करेक्टिव मेजर्स के रूप में आप एक्सेप्ट करिए, उसको ही इम्प्लीमेंट करिए। क्लियर? यस मैम। कंट्रोलिंग इज ओवर। Yes, ma'am. नेक्स्ट टाइम हम लोग Yes. एग्जीक्यूटिव Yes, ma'am. फंक्शन शुरू करेंगे, 1 2 3 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपका एग्जाम है। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, जहां से भी प्रॉब्लम हो, आइए पूछिए, हम लोग मैं बार डिस्कशन बार एग्जाम दे क्लासेस से रखेंगे। मैम अटेंडेंस 1 एक चीज पूछ पूछिए। मैम 49 वेटिंग रूम में है। चलो, और कुछ पूछना है? मैम बोल रहे थे कि पूरा सिलेबस से आएगा क्वेश्चन। बिल्कुल, आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता तो पूरा सिलेबस से ही आता, उसी तरह इंटरनल एग्जाम भी पूरा सिलेबस से ही Yes, आएगा। ma'am. ये पूछने का Okay. सवाल है। इसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं है, ये आपका फाइनल इंटरनल एग्जाम है, जिसके बेसिस फर्स्ट पर आप सेमेस्टर में जो आता है। यस नेक्स्ट सेमेस्टर में आप प्रमोट हो रहे हो। गिव इट सम इम्पोर्टेंस। 2 यस 3 मैम। Present, ma'am. 3. 4 Present, ma'am. 5 4. Present, Six. ma'am. 7 Present, ma'am. 7 8 Present, ma'am. 8. ठीक है, 8 Present, present, ma'am. ma'am. 9 10 Present, ma'am. 10 present मैम। 11 Present, ma'am. Present, ma'am. 12 13 धीरज Present, नहीं आ ma'am. रही। धीरज एब्सेंट है। Present है Yes, मैम, ma'am. present. ओके, हो गया। 13
Present, ma'am. 14, 13. 14, Present, ma'am. 14. 14 present. 15, 15, 16, 16, Yes, ma'am. 16. 17, 17, 18, 18 present, ma'am. 19, Ma'am, 18 present. okay, 19, 20, Present, ma'am. 20. 21, 20. 21 पूछ रही हूँ मैं, 20 हो चुका, 22, 23, जसवंत का अभी भी रह रहा है प्रेजेंटेशन में, कितनी बार बोल चुकी हूँ और आप लोग नहीं ध्यान दे रहे, तो 24, Present, ma'am. 24. 25, Ma'am, 24. मैम ये प्रेजेंटेशन कितना नंबर का था? 20 नंबर 20 नंबर में हम लोग मार्क देते हैं, एक्सटर्नल में 5 नंबर जाते हैं इसका, टोटल 23 5 मैम इसका, 5 मार्क्यू का, 5 असाइनमेंट्स का, तो मैंने 2 ले लिया, और 5 अटेंडेंस का, तो कुल मिला के 20 है। मत समझो कि ये 5 गया तो कुछ नहीं गया। रोल नंबर 25, मैम रोल 23 आ गया मैम, जस्ट वन नेटवर्क एरर ठीक था है, इसका। ठीक है, उसके बाद बताओ 26, 27, 28, 29, Present, ma'am. 29. 30, मैम 23 बना दिए। हाँ बना दिया, 30, 31, 32, 33, यस मैम 33 34, प्रेजेंट मैम 34. 35, 36, 37, 38, प्रेजेंट मैम 38. 39, यस मैम 39 मैम 37. 40, Present, 40, ma'am. 40. Present, ma'am. 41, 38 हो गया, 41, 42, यस मैम 42 43, 43, 44, 45, 46, Present, ma'am. Ma'am, 40. 42 हो गया मैम। हाँ हो चुका है, 46, Present, ma'am. 46. 47, 47, प्रेजेंट मैम 47 48, 48, 49, Present, ma'am. 49. 50, 50, 50, 51, 52, 51 present, ma'am. प्रेजेंट मैम 52 53, Shreyans, 53, 54, Ayachi, 55, 55, 56, 57, Ma'am okay, 57. 58, Present, ma'am. 58. 59, 60, Yes, ma'am 60. 61, 62, 63, Present, ma'am. 63, ma'am. Alok, Present, ma'am.